हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब तो आप जानते होंगे कि मेरा नाम शुभ्रा सिन्हा है, और फिर भी अगर कोई मुझे नहीं जानता तो उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शुभ्रा सिन्हा है और मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और ये मेरा पहला लेक्चर है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का। मुझे इससे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ाना था ताकि आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट मैं यहाँ पे एनाटमी शुरू कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और अभी नीट का टाइम भी आ रहा है, तो मैंने सोचा पहले ये करवा दूँ। जो भी बेसिक मॉर्फोलॉजी अगर किसी ने नहीं पढ़ी या कोई न्यू है स्टूडेंट, तो वो मॉर्फोलॉजी अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उनको जो भी जहाँ जहाँ मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन की, वो मैं इस वीडियो के साथ ही देती रहूँगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबको समझ में आएगा और मैं अपना बेस्ट दूंगी जैसा कि हमेशा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे देर ना करते हुए बता देती हूँ, ये लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में बहुत छोटा सा कंटेंट रहेगा हमारा, लेकिन मैं हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करूँगी, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन रहेगा एनाटमी का, फिर टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और बेसिक अरेंजमेंट क्या है टिश्यूज़ का, जो इसका डिटेल वर्जन भी हम लोग आगे अच्छे से करेंगे। जब हम लोग पूरा एनाटमी पढ़ रहे होंगे, रूट्स की, स्टेम्स की, लीव्स की, तब हम लोग ये कर रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो गाइज़ प्लीज़ इस चैनल पे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल है जो मैंने अभी भी बनाया है, एम टू नीट करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ है, जो भी एनोटेटेड पीडीएफ है, जो भी मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं या जो कुछ भी है, वो सब मैं यही चैनल पे भेज दिया करूँगी, टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करूँगी। चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे जो भी कुछ हो, वो सब इस चैनल पर आएंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो फिर हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनाटमी होता क्या है, एनाटमी का क्या मतलब है। तो एनाटमी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करता है। अगर हम प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का एनाटमी पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट से डील करता है। एनिमल की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल से डील करता है। तो एनाटमी क्या है? एनाटमी एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर किस तरह के सेल्स है, कैसे मैकेनिज्म है, कैसे कैसे सेल्स कैसे कैसे टिश्यूज़ बना रहे हैं, तो उन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें प्लांट की एनाटमी पढ़नी होगी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। एंड देयर मॉडिफिकेशंस, इसका क्या मतलब है? जैसे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फो का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के केस में तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, एनिमल्स के केस में भी हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं जब हम एनिमल्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। तो जब हम प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स का देख रहे हो तो मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में हमने बहुत सारा, मतलब ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। आगे जब मैं पढ़ाऊंगी मॉर्फोलॉजी तो उसमें भी बताऊंगी, अभी बेसिक समझो। अगर आपने बहुत सारे पौधे देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स देखे, तो कुछ प्लांट्स को आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स की जगह, जिनके बॉडी में लीव्स होनी चाहिए, उसके जगह पे उनके बॉडी में क्या होता है? कांटा, जैसे कि कैक्टस। फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो कि जैसे कि क्या बोलते हैं, शुगर केन। शुगर केन का यहाँ पे नोट्स प्रेजेंट होता है, ऐसे करके शुगर केन के बीच बीच में आप देखे होंगे कैसे से लाइन प्रेजेंट होती है, इसको नोट्स कहते हैं। यहाँ से कुछ रूट्स निकल रही होती है, उसको हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। तो ये रूट्स तो जनरली ज़मीन के नीचे होती है ना, पर यहाँ पे इसमें मॉडिफाई हो जाता है कि रूट्स निकल रहा होता है ऊपर से, यहाँ पे नोट से। और इस प्लांट में क्योंकि जनरली यहाँ लीव्स होती है, बट यहाँ पे कांटे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स क्या होता है, अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग, कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स को हार्बीवोर हमेशा आकर के खा लेते थे, तो उन्होंने अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया और अपने बॉडी पे क्या हुआ, अब वो अपने बॉडी पे कांटा ऐसे ऐसे उनके बॉडी पे आने लगी ताकि हार्बीवोर उनको खाएं, तो फिर उनको एक बार खाएं तो फिर वो दोबारा उसको फिर देखे ही ना उसकी तरफ। तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था कि उनके ऊपर कांटा है तो हर कोई
हार्बीवोर खाने से पहले सोचेगा। फिर जो हमारी शुगर केन है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो इतनी लंबी लंबी होती है, तो रूट्स तो है वो हमारे नीचे से उसको सपोर्ट देता है, जोड़ करके उसको रखा है, बट वो इतनी बड़ी होती है कि उसको ऊपर भी कुछ रूट्स की ज़रूरत होती है, तो अपने नीड के अनुसार उसमें ऊपर रूट्स आ जाती है। फिर ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जिसमें आप देखोगे जैसे बैनियन ट्री में भी ऊपर ऊपर आप देखोगे ऐसे ऐसे रूट्स लटके होते हैं, पेड़ है और यहाँ पे ऐसे ऐसे रूट्स लटके होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रूट्स लटके होते हैं, तो ये भी रूट्स होता है, इसका मॉडिफिकेशन है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मटर में आप देखोगे कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, वो भी सपोर्ट के सिस्टम है। आलू देखो आप इतना फुला हुआ क्यों होता है, स्वीट पोटैटो इतना फुला, क्योंकि वो फूड को स्टोर कर लेता है अपने में। तो अपने अपने नीड के अनुसार ये अपने अंदर कुछ ना कुछ प्लांट्स जो है वो मॉडिफिकेशंस लाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, क्या ये सिर्फ उनका बाहर से हम देख पा रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है मॉडिफिकेशंस हुआ है, लेकिन वो अगर मॉडिफिकेशंस उनके अंदर हो रहा है तो कुछ ना कुछ उनकी एनाटॉमी में चेंजेस हुई होंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ तो बदलाव हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज दिख रहा है हमें। तो बस वही है कि एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर तो पढ़ते हैं प्लांट्स का, लेकिन उनमें जो मॉडिफिकेशंस हो रही है, उनमें जो अडेप्टेशंस हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, उनको भी हम पढ़ रहे होते हैं एनाटॉमी के अंदर। कि अगर मान लो कोई पौधा पहले लीफ बनाता था, अब वो पौधा कांटा बनाने लगा, तो क्या चेंजेस आई उनके एनाटॉमी में कि वो ये बनाने लगा, तो उसकी स्टडी को भी हम एनाटॉमी कहते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एनाटॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करता है और उनके मॉडिफिकेशन से भी डील करता है। दूसरी बात यहाँ पे कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हम अपनी बात करें तो हमें पता है कि सेल्स हमारे अंदर बेसिक यूनिट है, बहुत सारे सेल्स ग्रुप हो जाते हैं, फिर वो टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू ग्रुप हो जाते हैं, फिर वो ऑर्गन बनाते हैं, और वो फिर बहुत सारे ऑर्गन जब साथ मिल जाए तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। तो वैसे ही प्लांट्स के केस में क्या होता है, सेल तो बेसिक यूनिट है ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल बेसिक यूनिट होता है, तो सेल्स तो है ही, सेल्स कंप्राइज करके हमारी टिश्यू बना लेती है, टिश्यू कंप्राइज करके हमारी ऑर्गन बना लेती है, लेकिन ऑर्गन कंप्राइज करके हमारी ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे नहीं बना रही होती। इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स के केस में ऑर्गन ही हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हाईएस्ट यूनिट है, ठीक है। हमारे केस में ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स के केस में ऑर्गन ही हाईएस्ट है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नाम का कुछ भी चीज़ नहीं होता। तो ये हम याद रखेंगे कि प्लांट्स में हाईएस्ट यूनिट क्या होता है, ऑर्गन होता है। अब जैसे प्लांट है कोई, उसका लीफ एक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फूल है, यहाँ पे फूल भी एक ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेम भी है, कुछ यंग प्लांट्स में यंग जो स्टेम होता है वो भी फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है, तो वो एक अलग ऑर्गन है। तो प्लांट्स के केस में हर एक पार्ट जो है वो एक ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है, और डिफरेंट ऑर्गन की क्या होगी, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत जनरल सी बात है कि अलग अलग ऑर्गन है तो उसकी अलग अलग एनाटॉमी होगी। फिर हम बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म यानी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लांट है, एंजियोस्पर्म को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो तरह के एंजियोस्पर्म होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट्स, एक होते हैं डाइकॉट्स। मोनो मीन्स सिंगल, कॉट्स मीन्स कॉटिलिडन। तो सिंगल कॉटिलिडन वाले प्लांट्स को हम मोनोकॉट्स कहते हैं, डबल कॉटिलिडन वाले प्लांट को हम डाइकॉट कहते हैं। तो अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट जो होते हैं एंजियोस्पर्म में, ये भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, यानी इनका भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपस के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज की बात करें तो हमें पता है कि बहुत सारे एक जैसे सेल्स मिल करके ना हमारे टिश्यू बना रहे होते हैं। एक जैसे का मतलब यानी एक ही ऑरिजिन से आए हुए सेल, या फिर अभी समझो कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो वही एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब ये जो सेल्स हैं, ये कैसे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, इसके कुछ कंडीशन है। यानी क्या क्या कंडीशन है, सेल्स के कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए, सेल्स के कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए। कॉमन ऑरिजिन कहने का क्या मतलब है कि वो जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से वो ड्राइव हो रहे हैं, वो सेम होना चाहिए। यानी अगर मान लो ये कुछ सेल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये मिलकर के एक पर्टिकुलर टिश्यू बना रहे हैं, तो ये जो सारे सेल्स हैं ये जहाँ से आ रहे हैं, यानी जहाँ से इनका जन्म हुआ है, जहाँ से आ रहे हैं, उनका ऑरिजिन जो है वो एक होना चाहिए, तभी वो टिश्यू बनाएंगे, यानी कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए। अब ऑरिजिन कैसे एक होगा, किस कंटेक्स्ट में समझे। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है,
मेरिस्टेमेटिक सेल समझते हो? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं प्लांट में, और वो ग्रोथ का कारण होते हैं। प्लांट में जो हम देखते हैं कि प्लांट अभी छोटी सी है फिर बड़ी हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि उनमें कुछ खास सेल्स होती है। कौन सी सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूस डिवाइड करती है और फिर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो अभी के लिए समझो कि ये प्लांट, ये सॉइल है, ये रूट है और ये शूट है। शूट के जो एपेक्स पे प्रेजेंट होती है एक मेरिस्टेमेटिक सेल, उसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट के एपेक्स पे एक सेल प्रेजेंट होती है उसको हम रूट कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो शूट का वाला पार्ट बनाएगा। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट है, जो कि शूट के टिप पे प्रेजेंट है, वो ऊपर अपर प्लांट बॉडी जो भी है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा, और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो नीचे वाली जितनी भी प्लांट बॉडी है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा। ठीक है, तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो सेल्स बना रहा है धीरे धीरे, बहुत सारी सेल्स बनाए, फिर वो हाइट, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम बहुत सारी सेल्स बना रही है। तो ये जो सारे सेल्स होंगे उनका ओरिजिन सेम है क्योंकि वो सारे शूट एपिकल मेरिस्टेम से आ रहे हैं। फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कुछ सेल्स बना रहा होगा, ये भी जो सेल्स होंगे वो उनका भी ओरिजिन सेम है क्योंकि वो रूट एपिकल मेरिस्टेम से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सेल्स को और इन सेल्स को आपस में कंपैरिजन करें तो इनका ओरिजिन डिफरेंट हो गया, क्योंकि एक शूट एपिकल मेरिस्टेम से आ रहा है, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम से आ रहा है। तो ओरिजिन का मतलब यही है कि जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, यानी वो एक जगह से आना चाहिए। ठीक है, तभी वो टिश्यू बनाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि मे और मे नॉट हैव सेम स्ट्रक्चर। अब जरूरी नहीं है कि अब गोल गोल सेल्स है तो वो गोल गोल ही हो सारे तभी वो एक टिश्यू बनाएंगे, जरूरी नहीं है। एक गोल है तो एक ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक ट्राइंगल भी हो सकता है। किसी भी टाइप के सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं जो टिश्यू बना सकते हैं, एक तरह के भी सेल्स हो सकते हैं जो टिश्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक ही तरह के सेल्स होने चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर उनका सेम होना चाहिए। तो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि ये जो सेल्स है ये यूजुअली परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन। ये जो सेल्स है, मतलब मान लो ये कुछ सेल्स थे जो एक टिश्यू में प्रेजेंट है, ये बहुत सारे सेल्स हैं जो कि मिल करके एक टिश्यू बना रहे हैं। अब इनमें जो सारे सेल्स होंगे वो यूजुअली, जनरली ये सारे सेल्स जो होंगे वो एक ही फंक्शन को देख रहे होंगे। मतलब अगर ये सेल किसी, मान लो ग्रोथ के फंक्शन को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे सेल्स इसी फंक्शन को देख रहे होंगे। तो यूजुअली जो टिश्यू के, जो एक टिश्यू बन रहा है जो बहुत सारे सेल्स को मिला करके, उनमें जो एक एक सेल्स है वो सारे जनरली क्या होते हैं, एक ही फंक्शन को देख रहे होते हैं। मैंने क्या बोला, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल्स है इनका ये कैसे सेल्स टिश्यू बनाएंगे, जिनका कॉमन ओरिजिन हो। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यूजुअली ये सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज की। तो ये टिश्यू को हम किस बेसिस में क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी टू डिवाइड और नॉट के बेसिस पे। यानी वो हम देख रहे हैं कि ऐसे टिश्यू जो डिवाइड कर पा रहे हैं उनको एक कैटेगरी में बांट दिया, फिर ऐसे टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर पा रहे उनको एक कैटेगरी में बांट दिया। जो डिवाइड कर पा रहे हैं उन टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं उन टिश्यू का नाम है परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गई बात? जो ऐसे टिश्यू जो डिवाइड कर पा रहे हैं उनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ऐसे टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर पा रहे उनका नाम है परमानेंट टिश्यू। अब आते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक वर्ड देखो, अगर मेरिस्टेमेटिक वर्ड, क्या ये मेरिस्टॉस से मिल रहा है? ये मेरिस्टॉस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, मेरिस्टॉस, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। ठीक है, मेरिस्टॉस का क्या मतलब है, डिवाइडेड। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ ऐसे सेल से मिलकर के बन रहा होगा जिस सेल्स में कैपेबिलिटी होगा डिवाइड करने का। ठीक है, यानी ये जो सेल्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड रीजन पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल्स डिवीजन हो रही है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है, मान लो ये एक टिश्यू, इसमें बहुत सारे सेल्स है। ठीक है, अब इस टिश्यू के जो सेल्स है वो एक ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन पे प्रेजेंट होंगे प्लांट के जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो रही है, बहुत एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है, बहुत एक्टिवली सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल डिवाइड कर रहे होंगे वहां समझ जाओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। अब ये जो ग्रोथ है प्लांट का वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो प्लांट छोटा था, प्लांट बढ़ गया, लंबा हो गया, तो इस ग्रोथ को, यानी प्लांट के लेंथ में इंक्रीज हुआ, प्लांट कितना बड़ा, पहले इतना था फिर वो इतना बढ़ गया, प्लांट के लेंथ में इंक्रीज है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ।
यानी प्राइमरी ग्रोथ ऐसा ग्रोथ होता है जो कि लेंथ में इंक्रीज करता है। और ग्रोथ इसको भी कहेंगे कि मान लो ये है एक प्लांट, अभी इतना पतला दुबला सा था, बाद में जाकर के इतना मोटा सा हो गया, तो यानी इसके चौड़ाई में इंक्रीज हुई, इसके विड्थ में इंक्रीज हुई, इसके गर्थ में इंक्रीज हुई। गर्थ का क्या मतलब है? चौड़ाई। इसके गर्थ में इंक्रीज हुई, तो उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। प्लांट की ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, या तो प्राइमरी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ का डायरेक्टली मतलब है लेंथ में इंक्रीज आना, या फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ का डायरेक्ट मतलब है गर्थ में इंक्रीज आना। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले ये समझो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ग्रोथ हो रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हमारा ग्रोथ हो रहा है। अब ये ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कराएगा, पर ये ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी का मतलब लेंथ में इंक्रीज आना, सेकेंडरी का मतलब गर्थ में इंक्रीज आना। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, यानी लेंथ में इंक्रीज कराएंगे, उनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। और ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, यानी गर्थ में इंक्रीज कराएंगे, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है हमारे, वो कौन कौन से हैं? एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, याद रखना है कि जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कौन से मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल शब्द से कुछ नाम से कुछ समझ आ रहा है, कुछ थिंकिंग में आ रहा है कि एपिकल का क्या मतलब होगा? एपिकल मतलब एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप। ठीक है, एपिकल मतलब एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, यानी ये ऐसे मेरिस्टेम होंगे जो टिप पे प्रेजेंट होंगे। इतना समझ आ रहा है? जो टिप पे प्रेजेंट होंगे, तो ये ऐसे मेरिस्टेम होंगे जो टिप पे प्रेजेंट होंगे। अब अगर वो शूट टिप पे प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर वो रूट टिप पे प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। राम एंड श्याम, रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर वो रूट टिप पे प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम अगर वो शूट टिप पे प्रेजेंट है। अब देखो, शूट का टिप, यानी अगर ये ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है, यहाँ से मान लो शूट यानी स्टेम का पार्ट इतना ऊपर है, तो शूट का जो टिप, यानी यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, हमारी आंखें यहाँ से हम फाड़ फाड़ के आंख देख रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पे जो शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टेम, उसको हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी ये डिस्टेंट मोस्ट रीजन है स्टेम के एक्सिस का। स्टेम का जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है, उसका डिस्टेंट मोस्ट रीजन। एक्सिस का क्या मतलब होता है? ये एक एक्सिस है, मान लो ये स्टेम है, इस स्टेम का ये एक स्टेम है, इस स्टेम का ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस का जो डिस्टेंट पॉइंट होगा ना, वहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ बताया भी आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान हो, कि ऊपर टिप पे प्रेजेंट होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, नीचे होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट का ग्रोथ कराएंगे फर्दर, ये शूट का ग्रोथ कराएंगे। तो अब देखो, तो ये लंबाई ही इंक्रीज करा रहा है ना, ये लंबाई इंक्रीज करा रहा है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम से इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये लेंथ में इंक्रीज कराता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम दो तरह के होते हैं, एपिकल एंड इंटर कैलरी। एपिकल मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेम होंगे जो टिप पे प्रेजेंट होंगे, अगर वो शूट टिप पे तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर रूट टिप पे तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। सिमिलरली इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, पहले आओ इसको समझते हैं। तो देखो, मैंने अभी बताया कि शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद अगर हम सेम पौधा को देखें, ये एक प्लांट है, इसको हम कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो इतनी बढ़ गई, यानी पहले वो इतनी थी, अब वो उसकी हाइट जो है वो इतनी बढ़ गई। तो यानी यहाँ जो शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट था, जब इसकी हाइट इतनी बढ़ गई तो वापस से वो डिस्टेंट पे जाएगी, उसके एपेक्स पे जाएगी, उसके टिप पे जाएगी, क्योंकि ये तो टिप पे प्रेजेंट होता है। तो जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगी ना, पहले वो यहाँ प्रेजेंट थी, पहले देखो, पहले वो यहाँ प्रेजेंट थी क्योंकि प्लांट की हाइट इतनी थी, फिर वो यहाँ से जब यहाँ जा रही होती है ना, तो कुछ मेरिस्टेम पीछे छूट जाता है। ठीक है, जब वो आगे बढ़ रही होती है तो कुछ जो होता है, कुछ वहीं पे छूट जाता है। कहते हैं ना, आप कहीं पानी ले जाओ तो आधा थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, इधर उधर गिर जाता है ग्लास से। तो ये जब टिप पे जा रही होती है, यहाँ से यहाँ जब जा रही होती है, तो कुछ मेरिस्टेम यहीं पे छूट जाता है। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर यानी बिटवीन, कैलरी का मतलब है बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, कैलरी का मतलब है मैच्योर टिश्यूज। तो इंटर का मतलब बिटवीन, कैलरी का मतलब है मैच्योर टिश्यू। तो ये किस में? मैच्योर टिश्यू के बीच में, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा।
ये अब यहाँ पे टिप पे एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल, ये आगे डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ तो मैच्योर हो गए ना, तो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। सिमिलरली देखो कुछ टाइम बाद देखे तो फिर से ये बढ़ गया, तो यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो फिर यहाँ पे कुछ छूट गया, तो यहाँ पे जो छूटा इसको भी हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आगे चल करके क्या बनाते हैं, एक्सिलरी बर्ड बना रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो ब्रांचेस बना रही होती है, फ्लावर्स बना रही होती है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी सेकेंडरी जो चीज़ होती है प्लांट में वो ये बना रही होती है। सेकेंडरी का क्या मतलब है, सेकेंडरी का मतलब है जितने भी ब्रांचेस बन रहे हैं, जितने भी लीव्स है, फ्लावर्स है, वो एक्सिलरी बर्ड ही हमारी बना रही होती है। तो वो एक्सिलरी बर्ड कैसे बनती है, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम्स छूट जाते हैं और जो कि जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं वो फर्दर ब्रांचेस बना रही होती है। तो ये था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और लेकिन ये भी हम देखो तो ग्रोथ के लिए प्राइमरी ग्रोथ ही करवा रही है ना, क्योंकि लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ब्रांचेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी लेंथ बढ़ रही है ना इसकी, देखो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी लेंथ में इंक्रीज करवा रही है। ठीक है, यहाँ से ये वो इतना बढ़ा, यहाँ पे कुछ छूट गया, अब यहाँ से कुछ छूटा, फिर यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलेगी, ऐसे निकलेगी, फिर इसकी ब्रांचेस ऐसे निकलेगी, तो लेंथ में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब समझ में आएगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेम होते हैं जो प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ग्रासेस। अब देखो आप मान लो ये ग्रासेस है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहीं बीच में प्रेजेंट है दो मैच्योर टिश्यूज के। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा जो इसकी हाइट बढ़ा रहा होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक हार्बीवोर यानी काव आता है और इसको चढ़ जाता है, यानी पूरा खा जाता है यहाँ तक। अब यहाँ तक ये खा गया है, यानी सब खा गया, यहाँ तक पूरा खा गया है। लेकिन अब ग्रासेस को देखो तो अगर आकर के हार्बीवोर खा भी जाता है तो फिर वो कुछ टाइम के बाद वापस वैसा ही शेप ले लेते। कैसे, रीजनरेशन हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो वापस से उसकी हाइट को बढ़ा देता है, हाइट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। देखो तो ये भी लेंथ में इंक्रीज करा रहा है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो ग्रासेस के केस में आप देखोगे कि रीजनरेट हो जाते हैं उसके पार्ट, जो कि ग्रेजिंग हार्बीवोर रिमूव कर जाते हैं, उस पार्ट्स को इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीजनरेट कर देती है। सिमिलरली सेकेंडरी ग्रोथ का मैंने बताया, गर्थ में इंक्रीज करने को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मैच्योर रीजन पे। अभी हम लोगों ने बात की जैसे कि सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, अभी हम लोगों ने बात की कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाला मेरिस्टेम है वो ये मैच्योर टिश्यू में कहीं प्रेजेंट होगा, जो टिश्यूज मैच्योर हो चुके हैं उनमें कहीं प्रेजेंट होगा। और ये क्या करवाएगा, ये गर्थ में इंक्रीज करवाएगा। पहले कोई प्लांट पतला सा था, फिर बाद में इतना मोटा होगा, इसकी चौड़ाई इंक्रीज कर गई यानी गर्थ इंक्रीज कर गई, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन से सेल्स आ गए वो हम आगे देखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है, डाइकॉट्स में होता है, याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म में होता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता है, ये याद रखना, मोनोकॉट्स में नहीं होता है ये, बाकी डाइकॉट जिम्नोस्पर्म दोनों में होता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे होंगे उनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। उनमें क्या क्या आ गए, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बारे में कुछ बातें कि ये जल्दी आते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं अपीयर अर्ली इन लाइफ और ये प्राइमरी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटर इन लाइफ आएंगे प्राइमरी मेरिस्टेम के कंपैरिजन में, तो ये लेटर इन लाइफ आएंगे, जेन्युइन सी बात है। और ये वुडी एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी स्टेम था पतला सा, बाद में जाके इसकी चौड़ाई इंक्रीज हो गई, पेड़ बन गया, तो ये वुड बन गया, हार्ड हो गया, तो ये वुडी एक्सेस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा इनमें कौन कौन से सेल्स आते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये दो तरह के सेल्स हैं। इसके नाम अभी एज इट इज़ याद रखेंगे, आगे इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, पूरा डिटेल्ड वर्जन है, इसी पर एनाटमी हमारा पढ़ना है कि कैम्बियम कैसे हमारे सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होता है, गर्थ में कैसे इंक्रीज होता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी नहीं समझ में आ रहा हो किस तरह के सेल्स है, मतलब उस पर दिमाग मत लगाओ क्योंकि मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अभी आप लोग इतना समझो कि ये दो तरह के सेल्स है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, वैस्कुलर कैम्बियम और
कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम भी दो प्रकार के होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। स्कूल में आपने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन क्या मतलब है, दो स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, दो अलग अलग स्कूल है उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसका मतलब है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा का क्या मतलब है, विद इन स्कूल, यानी एक ही स्कूल के बीच अंदर कॉम्पिटिशन हो रहा है, यानी स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर, सॉरी स्कूल के अंदर, स्कूल के ही एक ही स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो इंट्रा मतलब विद इन चीज़ों की जब हम बात करते हैं, एक ही सेल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है। इंटर मतलब दो चीज़ों की बात करें, दो चीज़ों के बीच में, दो सेल के अंदर, दो स्कूल के अंदर, ऐसे बात करते हैं। तो वैस्कुलर कैम्बियम दो तरह के होते हैं, इंट्राफेसिकुलर और एक होता है इंटरफेसिकुलर। इंट्रा देखो, एक वैस्कुलर बंडल है, जाइलम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, इनके बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इनके बीच में एक ऐसा लेयर प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोथ कराता है, ठीक है, ये ग्रोथ कराता है, इसकी विड्थ को इंक्रीज कराता है। यहाँ पे जो चीज़ आपको पिंक कलर से दिख रही होगी, ये पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया, इसको कहते हैं कैम्बियम, इसी को कहते हैं हम कैम्बियम। ये जो पिंक कलर की चीज़ है इसको कहते हैं कैम्बियम, ये विड्थ में इंक्रीज कराता है, इसका काम है विड्थ में सेकेंडरी ग्रोथ कराना। तो अगर ये एक वेस्कुलर बंडल के ही अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अगर ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बारे में और भी बहुत बार आगे पढ़ेंगे, अभी चैप्टर मतलब इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इस पर दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बता दिया कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है उस सेल्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम, उस टिश्यूज को। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसके अलग अलग नाम भी, यानी ये सब सिनोनिम्स है। लैटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम का, दूसरा नाम लैटरल मेरिस्टेम है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी उसको कहते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टेम तो वो है ही। तो ये सब उसके नाम है बस, लैटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने पढ़ लिया जो डिवाइड करने के कैपेबल होता है। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू, नाम से पता चल रहा है ये परमानेंट हो गया कुछ। परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो कि अपने स्ट्रक्चर को परमानेंटली मॉडिफाई कर लिए। परमानेंटली मॉडिफाई कर लिए मतलब ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लिए और ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी मॉडिफाई कर लिए। समझ लो कि कोई एक बच्चा है, ये बड़ा हुआ, पहले बहुत खेलता था, एंजॉय करने में रहता था, फिर बड़ा हुआ। जब ये बड़ा हुआ तो फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ठीक है। ऐसे समझो कि मान लो बहुत सारे 20 ईयर्स ऑफ एज में बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के, लड़कियां भी मान लो, लड़कियां भी है, लो लड़कियां भी है बहुत सारी, 20 साल की उम्र में। अब तक ये लोग मस्ती करते आए हैं, डिस्को जाते आए हैं, बहुत इंजॉय किए, लाइफ को सीरियसली नहीं लिया कभी। अब ये लोग 20 ईयर्स के जब हुए तो एकदम से सडन रियलाइजेशन होता है लाइफ की। वो इनमें से एक लड़की को हुई, एक लड़की थी यहाँ पे और एक लड़का था यहाँ पे, तो इनमें से एक लड़की को ही एक लड़का का हुआ कि बस उनको सडन रियलाइजेशन हुआ कि यार अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तो मुझे आगे पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, बहुत सारे काम में रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं वो। अब उनको सडन रियलाइजेशन हुआ कि अब उनको काम करना है। तो ये जो बहुत सारे झुंड थे आदमियों के, बहुत झुंड थे, एक था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, ये जो बहुत सारे झुंड थे आदमियों के, इनमें से बस कुछ को रियलाइज हुआ कि नहीं अब उनको स्टेबल होना है, तो उसके लिए वो क्या किया, एक जॉब की तरफ गए। अब उसी जॉब को जिंदगी भर वो कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म करें, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसे फंक्शन को अपने मतलब ये कर लिए, डिफाइन कर लिए, परमानेंट कर लिए कि अब उनको कोई जॉब करना है और अपने घर को देखना है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। तो ये जो इनमें से सेल्स थे, यानी ये सारे जो थे वो पहले मेरिस्टेमेटिक ही सेल्स थे, सब डिवाइड कर रहे थे, सब बहुत मजे कर रहे थे। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से जो कुछ थे उनको रियलाइज हुआ, सडन रियलाइजेशन हुआ कि नहीं अब उनको लाइफ में स्टेबल होना है, उनको नौकरी चाकरी करनी है, उनको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, उनको स्टेबल होना है, लाइफ को सीरियसली लेना है। तो अब वो अपना फंक्शन को डिफाइन कर लिए कि अब वो यही काम करेंगे और ज़िंदगी भर वो अब इसी काम पे जिएंगे, ठीक है। तो ये जो सेल्स है इनको हम कह रहे हैं परमानेंट सेल्स। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बहुत सारे सेल्स बनाए, ठीक है, बहुत सारे सेल्स को डिवाइड कर रहे, उनमें से कुछ सेल अपने स्ट्रक्चर को और फंक्शन को परमानेंटली मॉडिफाई कर लेते हैं।
मॉडिफाई का मतलब चेंज कर लेते हैं, मतलब डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई वेसल है, मान लो ये वेसल एक तरह का सेल है, इसने सोच लिया कि अब मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही मैं वेसल जैसा स्ट्रक्चर अपना रखूंगा और ज़िंदगी भर मैं पानी ट्रांसपोर्ट कराऊंगा पूरे पेड़ में। तो अब ये ज़िंदगी भर पानी ट्रांसपोर्ट करा रहा है और अपना स्ट्रक्चर भी इसने वेसल जैसा रखा है, तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल सेम हो गया। तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया। अब ये डिवाइड नहीं कर सकता, अब ये एक ही काम कर रहा है। तो ये परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मॉडिफाई हो जाते हैं और जो डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि अपनी कैपेबिलिटी डिवाइड करने की खो देते हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका क्या मतलब है, सिंपल यानी एक तरह के सेल्स होंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है उनका, यानी ऐसे टिश्यू जिनमें एक जैसे सेल हो स्ट्रक्चर वाइज, यानी जिनमें सारे सेल्स के स्ट्रक्चर सेम हो, उनको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होंगे जिसमें सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो। तो ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिसमें होते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एग्जांपल है, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा और कोलिनकाइमा, ये तीन सेल्स है जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनमें जो सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यू है इनमें जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं एग्जाम्पल में जाइलम और फ्लोएम। आप जानते होंगे जाइलम के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम वेसल्स होता है, जाइलम ट्रैकीड्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। चारों की शेप अलग होती है, चारों की फंक्शन अलग होती है, ठीक है। फ्लोएम के भी 4 सेल होते हैं और जाइलम के मैंने अभी बताया 4 सेल होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं सबके फंक्शंस अलग होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये आते हैं, ठीक है। फ्लोएम में भी होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, ये सारी होती है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है बेसिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। ये बेसिकली मैं बता रही हूँ, मतलब कि जनरली ऐसे अरेंज होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। डिटेलिंग में पढ़ेंगे कब, जब हम एनाटमी ऑफ रूट कर रहे होंगे, एनाटमी ऑफ स्टेम कर रहे होंगे, एनाटमी ऑफ लीफ कर रहे होंगे। तो बेसिकली रूट एंड स्टेम में हम ये डिटेल में पढ़ते हैं कि टिश्यूज कैसे अरेंज होते हैं। अभी मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका बेसिक अरेंजमेंट पढ़ा रही हूँ, एकदम सिंपल सा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में ना ये दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको समझने के लिए हमें बेसिक अरेंजमेंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा ये मैंने क्या बनाया, और अगर नहीं आ रहा तो मैं भी आपको समझाती हूँ। तो मान लो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। अगर इस पेड़ को मैं काटूं बीच से, मान लो यहाँ से मैंने काट दिया, ये एक पेड़ था, यहाँ से मैंने इसको काट दिया। जब मैंने यहाँ से इसको काटा, यहाँ से हम इसको काट दिए, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ से इसको काटा तो क्या आपको एक लकड़ी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर की देखने को मिलेगी। आप किसी लकड़ी को काटो तो लकड़ी आपको ऐसा दिखेगा, गोल सा सर्कमफ्रेंस आपको ऊपर साइड में, मतलब दोनों तरफ आपको गोल सा सर्कमफ्रेंस दिखेगा। तो मैंने वही पेड़ की लकड़ी को काटा और ये उसकी लकड़ी है और ये उसका आगे का गोल सा सर्कमफ्रेंस है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये गोल सा है। अब हम इसका गोल से सर्कमफ्रेंस को लेकर के क्या करेंगे, अब उसको बस ऐसे देखते तो नहीं रहेंगे जिंदगी भर। एनाटमी पढ़ रहे हैं तो कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम उसका, ऑब्वियसली, तभी हम उसका लकड़ी को हम इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, वरना कौन अपनी डेली लाइफ में लकड़ी ऑब्जर्व करता है। अब मैंने इस पेड़ के लकड़ी को लिया और इसका फ्रंट स्ट्रक्चर जो है, सर्कमफ्रेंस जो है, जो गोल्स है, उसमें देखा कि किस तरह के सेल्स हैं, क्या क्या सेल्स हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमें पढ़ना था। अब हम देख रहे हैं कि आप देखो ये पूरे सेल्स में हमने देखा कि कुछ ग्रीन का लेयर है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का नहीं होता है, मैं मतलब आइडेंटिफाई कर रही हूँ आपको, मैं समझा रही हूँ कि अलग अलग सेल्स कुछ कुछ अलग अलग हमें देखने को मिला। कि सबसे पहले हमें लगा कि ये कोई पहला टाइप का सेल्स है ऐसे पूरे सर्कमफ्रेंस पे, फिर ये ब्लू कलर है तो ये दूसरे टाइप का सेल्स है, फिर हमने देखा कि ये येलो वाला तीसरे टाइप का है, फिर ये जो रेड रेड बीच में दिख रहा है ये भी प्रेजेंट है कुछ, तो फिर पिंक पिंक कलर का है बीच में ये भी कुछ, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेल्स हमें देखने को मिले जब हम उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम उसको स्टडी कर रहे हैं जब हम उसके एनाटमी को, तो मैं बहुत सारे। अब ये देख करके लग रहा होगा क्या खिचपिच है, एकदम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना। आप इसको देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में। तो इसको इजी करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पिज्ज़ा स्लाइस निकालते हैं, इसका एक पिज्ज़ा स्लाइस निकाल लेते हैं। पिज्ज़ा स्लाइस का क्या मतलब है, एक ट्राइंगल पोर्शन हम इसका निकाल लेते हैं,
ठीक है, ताकि हम स्टडी कर पाए। हम ट्राइंगल पोर्शन में भी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पूरे सर्कमफ्रेंस पर है, पर हमें बस थोड़ा सा करना पड़ेगा, इतना पूरा घिचपिच हमें नहीं समझना पड़ेगा। हम एक को समझेंगे तो हम हर ट्राइंगल, हर पिज्ज़ा स्लाइस के बारे में हम समझ जाएंगे। चलो ठीक है, तो एक पिज्ज़ा की स्लाइस यानी एक ट्राइंगल को हम देखेंगे कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर है। तो इस जो एक ट्रांसवर्स मतलब एक ट्राइंगल को हम देख रहे हैं, सिर्फ एक सेक्शन को हम देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखो बिल्कुल सामने, मैं इसको बना करके भी ला सकती थी पहले से, बट मैं चाहती थी कि आपके सामने बनाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि ज़्यादा फील आती है ऐसे सामने सामने से देखने से। तो सबसे पहले देखो मैंने ग्रीन कलर का कुछ लेयर बनाया, तो बिल्कुल ग्रीन कलर का लेयर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रीन कलर की लेयर। थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। ये हमने कुछ ग्रीन कलर का लेयर बनाया। अब ये ऐसे करके मैं एक सेल बना रही हूँ जिसका नाम है एपिडर्मिस। अभी सबको लिखेंगे कि जो जो मैं नाम बोल रही हूँ, ये सबसे बाहर वाला लेयर, आप देखो तो ये सबसे बाहर वाला लेयर है, जो ग्रीन वाला है ये पूरे सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट है, सबसे बाहर वाला लेयर। ठीक है, इसके बाद कुछ ब्लू कलर का मैंने बनाया, तो चलो ब्लू कलर का बना लेते हैं। गोला 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 है पूरा। अभी हम लोग बस इसके नाम जान रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो डायग्राम देखेंगे उसमें कुछ कुछ नाम है, तो वो हमें समझ आए, बस इसीलिए हम लोग कि क्यों हम इसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं, क्यों इसको एपिडर्मिस कह रहे हैं। तो अभी मैं लिख भी दूंगी, तो टेंशन नहीं लेने का। ये मान लो हमारा कॉर्टेक्स है, पहला वाला सेल मैंने बोला एपिडर्मिस है, दूसरा सेल मैं कह रही हूँ कॉर्टेक्स है। ठीक है, एक लेयर और बना देती हूँ। ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। इसके बाद हमारा कुछ तो रेड कलर से बना हुआ है, कुछ तो है, ऐसे मान लेते हैं इसको, मैं ना अच्छे से बनाती हूँ। एक ऐसे प्रेजेंट है, कुछ तो रेड कलर के सेल्स है। ठीक है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम, यानी जाइलम फ्लोएम लिखे तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वैस्कुलर बंडल मैंने बनाया। अब कुछ तो येलो कलर का भी गोला गोला सा है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, बस 5 मिनट लगेंगे, इसको समझ आ जाएगा, बस मुझे 5 मिनट दे दो, हो ही गया है बस। अब एक पिंक कलर वाली चीज़ ही बनानी है हमें। ठीक है, ये येलो कलर वाली भी बन गई। अब इसके बाद जो है वो कुछ पिंक कलर से हमें दिख रहा है ना, ये जो पिंक कलर से हमें दिख रहा है, इसको हम लोग बना लेते हैं। कुछ तो सेंटर की तरफ, आप देखो ये सेंटर की तरफ हमें दिख रहा है, इसको सेंटर की तरफ हम लोग, ये हो गया हमारा सेंटर की तरफ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पिज्ज़ा की शेप देने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बोल दिया और बिल्कुल भी पिज़्ज़ा की तरह नहीं लग रहा। हाँ, इधर साइड से भी। ठीक है, अब ये शायद पिज़्ज़ा लग रहा है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा लग रहा है। थोड़ा सा इसकी साइज को रिसाइज कर ले, बड़ा दिखने लगे थोड़ा हमारा पिज़्ज़ा। हाँ, ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा, मतलब ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। जो हम एक सर्कमफ्रेंस देख रहे थे उसका सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। तो अब हम लोग नामकरण करेंगे। जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, एपी मतलब आउटर, डर्मिस मतलब स्किन यानी डर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन की डॉक्टर। तो डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। तो आउटर जो स्किन है वो प्लांट का, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो नेक्स्ट है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये भी एक तरह का सेल्स है, इस सेल्स का क्या नाम है? कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स याद रखेंगे। ये जो येलो कलर से दिख रहा है हमें, ये क्या है? ये है हमारा पेरिसाइकल। इसका क्या नाम है? पेरिसाइकल। ठीक है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये हम सबको पता है, ये क्या है? वैस्कुलर बंडल।
क्योंकि इसके अंदर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये है हमारा वैस्कुलर बंडल। ये जो पिंक कलर से दिख रहा है, ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ना, ये क्या है, ये हमारा पित्त। क्या है, पित्त। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आई, इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। एक बार मेरे साथ मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने मन में आप लोग रिपीट कीजिएगा। सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है हमारा कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है हमारा पेरिसाइकल, उसके बाद आता है हमारी वैस्कुलर बंडल एंड फिर पित्त। ऐसे भी बोल सकते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल होता है, उनके बीच में हमारा पूरा पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, और सबसे जो सेंटर की तरफ होता है, जो है हमारा, ये जो सेंटर की तरफ होता है वो क्या होता है, हमारा पित्त होता है। ये बेसिक अरेंजमेंट था। अब इससे ना हमें डायग्राम समझ में आ जाएगी। ये बेसिक था, इसको याद रखेंगे। अब इससे हमें कौन सी डायग्राम समझ में आएगी, ये वाली। आप देखो, ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये रूट कैप है, ये पता है आप लोग को, ये रूट कैप है। ये वाली जो पोर्शन है ये हमारी, ये क्या है, ये रूट कैप बताया हुआ है। ठीक है, जो हमारा एपिडर्मिस है वो ये है, ये हमारा क्या है, एपिडर्मिस। कैसे मैं बोल रही हूँ, प्रोटोडर्म, प्रोटो यानी प्रिमिटिव, सबसे पहला, डर्म यानी स्किन, प्रोटोडर्म प्रिमिटिव स्किन, यानी जो सबसे पहली स्किन है वो प्रोटोडर्म है। यही आगे चल के क्या बनाती है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये एपिडर्मिस बना लेती है, आउटर लेयर। आप देखो ये रूट कैप है, आप अगर देख पाओ तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये रूट कैप है। ठीक है, ये रूट को कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो सबसे पहला आउटर लेयर है वो क्या है, प्रोटोडर्म, जो कि आगे चल के यही एपिडर्मिस बनाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स। ये वाला रीजन आप देखो, ये वाला रीजन देखो, ये क्या है हमारा, कॉर्टेक्स है। ये क्या है हमारा, कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये वाला रीजन अगर आप देखो तो ये वाला क्या है हमारा, कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है, इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा पेरिसाइकल था, पेरिसाइकल था, वैस्कुलर बंडल था एंड पित्त था। वो सारी जो चीज़ है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पित्त, वो किस में आती है, हमारी सेंट्रल सिलेंडर में। किस में आती है, सेंट्रल सिलेंडर। यानी हम लोग अब वो डायग्राम बताने का ये मतलब था कि अभी मैं बोलती ना सेंट्रल सिलेंडर है तो आपको ये नहीं समझ में आता, लेकिन उस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि कॉर्टेक्स के बाद जितनी चीज़ें हैं उसको हम एक कॉमनली कह रहे हैं सेंट्रल सिलेंडर। ये जो आपको सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके अंदर आपकी क्या क्या प्रेजेंट होगी, इसके अंदर होगी पेरिसाइकल जो अभी हमने देखा, फिर हमारी वैस्कुलर बंडल होगी एंड हमारी क्या होगी, पित्त प्रेजेंट होगी। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम यानी RAM है, रूट के टिप पे प्रेजेंट। ये भले रूट कैप है, आपको लग रहा होगा ये रूट का टिप है, ये रूट का टिप नहीं है, ये रूट का कवर है, रूट कैप है। रूट का टिप तो यहीं पे खत्म हो गया है, यहीं पे रूट का टिप खत्म हो गया है, ये रूट कैप है जो ऊपर से कवर है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट के टिप पे, जो कि यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली ये देखो एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है, रूट वाला था ये, बी वाला देखो शूट वाला है। शूट एपिकल मेरिस्टेम आप देखो, शूट एपिकल मेरिस्टेम देखोगे तो यहाँ पे शूट का टिप क्या है, ये है, ये तो कुछ नहीं है, ये टिप नहीं है, ये लीफ है, लीफ प्राइमोडियम। प्राइम मतलब क्या होता है, प्राइमरी यानी सबसे प्रिमिटिव, मोडियम यानी प्राइमरी। प्रिमिटिव फॉर्मेशन जो हो रहा है वो पत्तियों का हो रहा है, यहाँ से पत्तियां बनेंगी। सर तो इसका यही है ना, ये तो पत्तियां निकल रही है ऊपर से। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी ये सैम है, या जिसको आप शाम कहते हो, ठीक है, राम एंड श्याम। तो ये SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो कि शूट के टिप पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे, और ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। ये डायग्राम आई थिंक अब क्लियर होगा। यहाँ पे बाकी चीज़ों का लोकेशन है कि एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पे जो कि ब्रांचेस बनाएंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यूज है, ये सब है। ठीक है, क्लियर है। ये इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल, ये सेंट्रल सिलेंडर है, इसका इनिशियल यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, रूट कैप का इनिशियल ये है, रूट कैप है ये, इतना चीज़ें क्लियर है। ठीक है, मुझे लगता है अब ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अब ये था हमारा पूरा बेसिक जो कि हम एनाटॉमी का लेक्चर 1 में हमने कवर किया है। अब हम लोग एक बार NCERT रीडिंग पे आ जाते हैं। बस छोटी सी रीडिंग है, हमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगी, मैं छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि बाद में फिर समझाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अभी अभी चीज़ें पढ़ी हुई है तो ईजी होगा हमारे लिए। देखो, तो अब यहाँ पे बता रहा है एनाटॉमी क्या है। एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो हम उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनाटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम उसको एनाटमी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एनाटमी, ठीक है। सेल्स जो होते हैं प्लांट में वो बेसिक यूनिट होती है, सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यू बनाती है, टिश्यू से फिर वो क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन ही इनका क्या होता है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिफरेंट ऑर्गन प्लांट में अलग अलग डिफरेंसेस शो करते हैं। मैंने बताया अलग अलग ऑर्गन्स जो है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगी वो भी कैसी होगी, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंसेस शो करेगी अलग अलग ऑर्गन की। एंजियोस्पर्म्स के केस में दो तरह की चीज़ें होती है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। और इनकी भी एनाटॉमिकली, ये भी एनाटॉमिकली आपस में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी जो एनाटमी आपस में अडेप्टेशंस भी शो करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बाहर कोई अडेप्टेशन होगी तो वो अंदर में भी अपना शो करेंगे। टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, ठीक है, जिनका कॉमन ऑरिजिन होता है और वो यूजुअली कैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। प्लांट जो है अलग अलग टिश्यू से बनता है। टिश्यू को हम दो तरह की टिश्यूज में पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये टिश्यू को जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं, मैंने बताया डिवीजन कैपेबिलिटी पे डिवाइड करें कि कौन से टिश्यू ऐसे हैं जो डिवाइड कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे। तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो स्पेशलाइज्ड रीजन्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कुछ ऐसे ही रीजन है जो कि ग्रोथ करवा सकते हैं, और वो रीजन जो होते हैं वहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा होता है। एग्जैक्ट लाइन मैंने नोट्स में लिखा है, और इसको हम ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनका ग्रीक में मतलब है मेरिस्टोस, और ये सेल्स जो होंगे वो प्लांट में डिवीजन करा रहे होंगे। प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी टिश्यूज होता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, और दूसरा हमारा हो रहा होता है, दूसरा क्या होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये रहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि हमारा ये भी प्राइमरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब यहाँ पे बताया है एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन से आते हैं। हमने बताया एपिकल मेरिस्टेम में हमारे आते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा हमारा आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम टिप पे प्रेजेंट होगा रूट के, शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन पे प्रेजेंट होगा स्टेम के, यानी टिप पे प्रेजेंट होगा स्टेम के, ठीक है। लीव्स की फॉर्मेशन, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड। मैंने बताया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में कि जब कुछ सेल्स जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, यानी जब शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर जाता है तो कुछ सेल्स छूट जाते हैं और वो फिर बाद में ब्रांच या फिर फ्लावर को फॉर्म करते हैं, और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में आते हैं, और ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये किस में देखने को हमें मिलता है, ग्रासेस में हमें देखने को मिलता है, जो कि रीजनरेट कर लेते हैं अपने पार्ट को, जो कि हार्वीवोरस अगर उनको रिमूव कर लेते हैं तो आप वापस वो अपने पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। जो ये एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम के पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ करा रहे होंगे। सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम, इनको हम सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ये वुडी एक्सिस बनाते हैं और ये लेट आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से, ठीक है। फिर अब ये सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम जो होंगे, जो सेल्स होंगे जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे होंगे, वो कौन कौन से होंगे, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, यानी वेस्कुलर कैम्बियम होंगे। वेस्कुलर कैम्बियम के यहाँ पे लिख लो दो पार्ट होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरे होते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दो होते हैं फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, एक वेस्कुलर कैम्बियम है जिसके दो पार्ट होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर बताया, इंट्रा नहीं बताया। और तो दूसरा होता है हमारा कॉर कैम्बियम, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होता है कॉर कैम्बियम। बेसिकली यहाँ पे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम में ना इंट्रा ही फेसिकुलर कैम्बियम बता दिया, और दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। ये दो तीन तरह के, यानी आपको ये दोनों बताया है और तीसरा कॉर कैम्बियम बताया। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम ये इंट्रा को कह रहा है, ठीक है। ये लैटरल मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल है जिनको हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कह रहे थे। अब देखो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यू के ग्रोथ के लिए। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो ग्रोथ है, अब इनमें से कुछ ये जो नए सेल्स बना रहे हैं, जो सेल्स बना रहे हैं, उनमें से कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाती है अपनी, और उनको हम कहते हैं परमानेंट और मैच्योर सेल्स कहते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू बनाते हैं,
ठीक है। इनमें क्या होता है, ये एबिलिटी टू डिवाइड को लूज कर लेते हैं और स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी इनको इनके स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इनकी फंक्शन भी स्पेशलाइज्ड हो जाती है कि यही फंक्शन करेंगे, और इनको हम परमानेंट या मैच्योर टिश्यू कहते हैं। During the formation of the primary plant body, specific region of the apical meristem produce dermal tissues, ground tissues and vascular tissues। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे कि डर्मल टिश्यूज़ क्या होता है, ये इसके बारे में डिटेलिंग में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखो परमानेंट टिश्यू मैंने बताया, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू होती है इसमें ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती हैं इसमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी हमारे देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में सिंपल टिश्यू पूरा एक टॉपिक है, क्या क्या आता है हमारा देखा हमने, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा हमने देखा, फिर हम लोग देखे कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमने जाइलम एंड फ्लोएम देखा, वो स्लाइड वो पीडीएफ में लाइन ही हो, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था हमारा पहला लेक्चर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है अगर लाइक्स होते हैं मेरे वीडियो पे, तो ऐसा लगता है कि चलो मैंने कुछ मेहनत किया है तो उसका मुझे कुछ इफेक्ट दिख रहा है। एंड फिर से नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक नेक्स्ट लेक्चर इसके आ जाएंगे, जिसमें हम लोग फर्दर बात करेंगे, डिटेलिंग में बात करेंगे। चैप्टर थोड़ी लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, आप सबको समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी कहीं पे भी आपको कुछ ना समझ आया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा मुझे कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से आपको नहीं समझ में आया है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज़ गाइज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर के भी नोट्स, जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है, सब कुछ मैं उसी चैनल पे भेजूंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।